रात के 2 बज रहे हैं। एक बिजनेस ओनर अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा है। कमरे में बिल्कुल खामोशी है और सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है। और कॉफी का मग बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। हाँ, बिल्कुल वही टिपिकल मंजर। और स्क्रीन पर ना एक मैसिव स्प्रेडशीट खुली है। इस स्प्रेडशीट में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के हवाले से कोई 30 मुख्तलिफ वेरिएबल्स यानी अवामिल दर्ज हैं। जो कि एक आम बात है आजकल। सही। हर कॉलम में एक नया रिस्क है, हर रो में एक नया अंदाजा। मार्केट ट्रेंड क्या होगा, कॉम्पिटिटर का अगला मूव क्या होगा, अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। वो बंदा ना परफेक्शन की तलाश में इतना गुम हो चुका है कि हकीकी एक्शन लेने का वक्त तेजी से इसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि उसे अंदर से लग रहा होता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव देंगे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर प्रोफेशनल, हर छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी गुजरता है। वो स्प्रेडशीट वाला मंजर जो आपने अभी बयान किया ना, वो दरअसल दर की एक शक्ल है। अच्छा, दर की शक्ल कैसे? देखिए, हमें लगता है कि हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसी गारंटी ढूंढ रहे होते हैं जो बिजनेस की दुनिया में वजूद ही नहीं रखती। हमारा दिमाग एसेंशियली 100% सर्टेनिटी यानी मुकम्मल यकीन चाहता है। बिल्कुल। और मसला ये है कि हम सबको बचपन से सिखाया यही गया है कि भाई सोच समझकर फैसला करो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो। राइट। तो हमें लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा डेटा जमा करेंगे, फैसला उतना ही मजबूत होगा। लेकिन बुक इनसाइडर वाली वीडियो देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो कैसे? यानी एक पॉइंट पर आकर ना एक्स्ट्रा डेटा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के बजाय उसे तबाह करना शुरू कर देता है। वजाहत की जगह कंफ्यूजन आ जाती है। इसकी एक बहुत सिंपल और साइंटिफिक वजह है। हमारा दिमाग एक वक्त में चंद चीज़ों को ही ठीक से प्रोसेस कर सकता है। जब आपके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 3 अहम फैक्टर्स होते हैं तो आपको वजाहत महसूस होती है। क्लैरिटी आती है। एग्जैक्टली, क्लैरिटी आती है। आप प्रोज और कॉन्स को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब वही फैक्टर्स 3 से 30 हो जाएं और आप उन्हें एक साथ कंसिडर करने की कोशिश करें तो वजाहत कहाँ से आएगी? हर नया वेरिएबल एक नया शक पैदा करता है। ये तो वही बात हो गई कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन यहाँ मुंह भी हमारे अपने ही दिमाग के हैं। हाँ, और इसकी वजह हमारी एवोल्यूशन है। एवोल्यूशनरी तौर पर हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को या गैर यकीनी हालात को एक खतरे के तौर पर देखता है। हजारों साल पहले अनसर्टेनिटी का मतलब होता था किसी जानवर का शिकार बन जाना। यानी जंगल में किसी झाड़ी के पीछे कुछ है या नहीं, उस पर सोचना जानलेवा हो सकता था। बिल्कुल। तो आज के बिजनेस में भी हमारा दिमाग उसी अनसर्टेनिटी को एक फेल्ड प्रोजेक्ट या नुकसान के तौर पर देखता है और फौरन पैनिक मोड में चला जाता है। ये पॉइंट वाकई दिमाग खोलने वाला है। यानी हमारा ब्रेन बेसिकली एक सर्वाइवल मशीन है जो मॉडर्न बिजनेस प्रॉब्लम्स को जंगल के खतरों की तरह ट्रीट कर रहा है। सही। और फिर होता ये है कि हम एक लूप में फंस जाते हैं। हम उन फर्जी मसाइल और वर्स्ट केस सिनेरियोज में उलझ जाते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। जैसे अगर मैं किसी हाई टिकट क्लाइंट को पिच करने जा रही हूँ तो मैं इस बात पे फोकस नहीं करूंगी कि मेरी सर्विस कितनी अच्छी है, बल्कि आपका दिमाग डराएगा आपको। एग्जैक्टली। मेरा दिमाग सोचेगा कि अगर उसने मजाक उड़ाया तो, अगर प्रेजेंटेशन के बीच में लैपटॉप बंद हो गया तो क्या होगा। और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां ओवरथिंकिंग ना आपको प्रैक्टिकली पैरालाइज कर देती है। आप वर्स्ट केस सिनेरियोज की ऐसी फिल्में अपने जहन में चला लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप एक्शन ही नहीं लेते। बिल्कुल। आप वो ईमेल भेजते ही नहीं है, आप वो पिच करते ही नहीं है, एक्शन जीरो हो जाता है। मैंने इस हवाले से अपने नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी पढ़ी थी। मैं वो यहाँ शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है वो बिल्कुल फिट बैठती है। जरूर बताइए। तो मिसाल ऐसी है कि सोचना दरअसल खाने में नमक की तरह है। थोड़ा सा नमक बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर खाने में कोई जायका नहीं आता, ना ही फैसले में कोई लॉजिक बनता है। हाँ, नमक के बिना तो खाना नहीं खाया जाता। राइट। लेकिन अगर आप तसल्ली के लिए खाने में मुट्ठियाँ भर भर के नमक डालते जाएं तो क्या होगा? खाना पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वैसे ही एक हद तक एनालिसिस ठीक है, लेकिन ओवरथिंकिंग पूरे फैसले का जायका और मकसद दोनों खराब कर देती है। ये नमक वाली मिसाल वाकई बहुत एक्यूरेट है। ओवर एनालिसिस बिल्कुल यही करता है।
लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या ऐसा नहीं है कि लोग ओवरथिंकिंग को जानबूझकर मसरूफियत और हार्डवर्क का लिबास पहनाते हैं? लिबास पहनते हैं मतलब? यानी ताकि हमें फैसला लेने और उसके नताइज का सामना करने के डर से बचने का एक परफेक्ट बहाना मिल जाए। जैसे हम कह सके कि देखो, मैं फारिग नहीं बैठी, मैं तो रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, ये आपने बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी की दुखती रग पर हाथ रखा है। मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। ओवरथिंकिंग दरअसल प्रोक्रेस्टिनेशन की यानी काम को टालने की सबसे सोफिस्टिकेटेड और वेल ड्रेस्ड शक्ल है। सोफिस्टिकेटेड शक्ल है, बिल्कुल। नफ्सियाती तौर पर ये एक ढाल का काम करती है। देखें, फैसला लेने का मतलब ये है कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं और अब आपको नताइज का सामना करना होगा, चाहे वो नाकामी हो या कामयाबी। और जब तक मैं स्प्रेडशीट पर बैठी एनालाइज कर रही हूँ, मैं सेफ हूँ। एग्जैक्टली आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लोगों को लगता है वो बिजी हैं, लेकिन इस पैरालिसिस से निकलने का वाहिद तरीका ये है कि हम परफेक्शन का ख्याल छोड़कर गुड इनफ का माइंडसेट अपनाएं। गुड इनफ तो मतलब हम बस कॉम्प्रोमाइज कर ले अपने काम पर? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। दुनिया में परफेक्ट फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए अपने फैसलों को वक्त का पाबंद बनाएं। टाइम बॉक्सिंग इसका बेहतरीन हल बताया गया है। टाइम बॉक्सिंग? हाँ अच्छा। हाँ, खुद को एक डेडलाइन दें कि इस मसले पर मुझे आने वाले 48 घंटों में हर हाल में फैसला लेना है। उन 48 घंटों में जो रेलेवेंट डेटा मिलता है वो जमा करें और उसके बाद बस एक्शन ले लें। यानी बस स्टेप ले लें? बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो मार्केट आपको रियल और हकीकी फीडबैक देती है, और वो हकीकी डेटा ना उन 30 फर्जी वेरिएबल से 1000 गुना ज्यादा कीमती होता है। सही। तो एक्शन लेने से जो मार्केट का थप्पड़ या शाबाशी मिलती है, हाँ, वो स्प्रेडशीट के एस्टिमेट से बहुत बेहतर है। थप्पड़ या शाबाशी बिल्कुल सही अल्फाज हैं। लेकिन एक अलग चीज मेरे जहन में आ रही है। अगर एनालिसिस पैरालिसिस इतनी बुरी चीज है और ओवरथिंकिंग हमें रोक देती है, तो फिर बाज़ औक़ात हम लोग बिल्कुल उसका ऑपोजिट कैसे कर लेते हैं? ऑपोजिट से आपका मतलब? मेरा मतलब है, कभी-कभी हम बिना सोचे समझे, बिना किसी एक्सेल शीट के बस 1 सेकंड में फैसला कर लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक साबित होता है। वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना कि ये डील फायदेमंद है, या फिर इस बंदे के साथ तो काम नहीं करना। अच्छा, आप गट फीलिंग की बात कर रही हैं। हाँ, जिसे हम आम जबान में इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये क्या जादू है? अगर डेटा की जरूरत होती है, तो ये बिना डेटा वाला मैकेनिज्म कैसे इतना एक्यूरेट होता है? दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई जादू या कोई छठी हिस्स यानी सिक्स सेंस नहीं है। बुक इनसाइडर वाली वीडियो ने इस पॉइंट को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। इंट्यूशन दरअसल हमारे दिमाग का एक इंतहाई तेज पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम है। पैटर्न रिकग्निशन? जी, जब हम कॉन्शियसली किसी चीज पर गौर नहीं कर रहे होते ना, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। और ये सिस्टम रातों रात नहीं बनता। ये तजर्बे, नाकामियों और मुशाहिदात के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनता है। अच्छा, यानी ये भी डेटा ही है, बस छुपा हुआ है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। दिमाग आपके पुराने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर पैटर्न्स बनाता है, और जब कोई मिलती जुलती सिचुएशन आती है तो वो सेकंड्स में आपको अलर्ट कर देता है, बगैर किसी स्प्रेडशीट के। वाओ! इस पर ना मैं एक मिसाल ऐड करना चाहूंगी। जैसे एक तजुर्बाकार ड्राइवर की मिसाल ले लीजिए। हाँ, गाड़ी चलाने वाली मिसाल बहुत मुफीद है यहाँ। जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हम कितने कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, अभी क्लच दबाना है, अभी गियर शिफ्ट करना है, इंडिकेटर देना है। हमारा ब्रेन पूरी तरह ओवरलोड होता है। बिल्कुल, हमें हर मूव सोचना पड़ता है। लेकिन 10 साल गाड़ी चलाने के बाद आप दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, रेडियो सुन रहे होते हैं, और अगर अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाए ना, तो आप सोचते नहीं है कि ब्रेक दबानी है। आपका पाँव खुद ब खुद ब्रेक पर चला जाता है। क्योंकि आपका ब्रेन उस पैटर्न को पहचान चुका होता है। राइट। तो सेम यही चीज एक तजुर्बाकार बिजनेस ओनर के साथ होती है। वो किसी मीटिंग रूम में बैठता है और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज या टोन से ही पहचान लेता है कि ये डील आगे जाकर मसला करेगी। उसे किसी एक्सेल शीट की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली उनका सबकॉन्शियस उन्हें फौरन उन पैटर्न से मैच करके सिग्नल भेजता है जो उन्होंने अपने 15-20 साल के करियर में फेस किए होते हैं।
ये सिग्नल्स इतने तेज होते हैं कि बाज़ औक़ात आप लॉजिकल ब्रेन से उन्हें जस्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन आपको बस फील होता है कि यही ठीक है। एक मिनट यहाँ रुकिए ज़रा। मैं यहाँ इस बात पर ना थोड़ा इख्तिलाफ करना चाहूँगी या एक सवाल उठाना चाहूँगी। जी पूछिए। अगर गट फीलिंग इतनी ही तेज़ और एक्यूरेट चीज़ है, तो क्या एक नए ताजिर, मिसाल के तौर पर एक बिल्कुल फ्रेश 22 साल के एंटरप्रेन्योर को भी अपनी गट फीलिंग पर फैसले करने चाहिए? ये एक खतरनाक अप्रोच हो सकती है। वही ना, उसने नया कारोबार शुरू किया है और पहले महीने में ही उसकी अंदर की आवाज़ उसे कह रही है कि भाई पूरा कैपिटल एक रिस्की एड कैंपेन पे लगा दो। तो क्या ये अंधाधुंध एतमाद उसे बर्बाद नहीं कर देगा? बहुत ही अहम सवाल उठाया है आपने, और इसका जवाब उसी मैकेनिज्म में छुपा है जो हमने अभी डिस्कस किया था। इंट्यूशन की क्वालिटी आपके डेटा सेट पर डिपेंड करती है, और आपका डेटा सेट असल में आपका तजुर्बा है। अच्छा, यानी तजुर्बा ही डेटा है। हाँ, एक नए शोबे में या एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर के पास तजुर्बा बहुत शैलो यानी सती होता है, उसमें गहराई नहीं होती। उनके पास वो पैटर्न्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनको ब्रेन पहचान सके। ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने गट पर जाएंगे तो वो दरअसल अपनी ख्वाहिश या अपने डर को इंट्यूशन समझ बैठते हैं। मैं समझ गई। तो जब किसी के पास गहरा तजुर्बा ना हो, तब उसे स्लो और लॉजिकल थिंकिंग यानी डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कहा। इंट्यूशन उन्हीं लोगों के लिए रिलायबल है जिन्होंने उस मखसूस मैदान में बरसों मेहनत की हो। अगर कोई ऐसी नई मार्केट में एंटर हो रहा है जिसका उसे कोई आइडिया नहीं, तो वहाँ उसका 20 साल का पुराना किसी और इंडस्ट्री का तजुर्बा भी फेल हो सकता है। वहाँ एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ेगी ही। सही। तो असूल ये बना कि अगर नई फील्ड है तो डेटा पर जाएं, और अगर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें। लेकिन यहाँ एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट भी तो आता है। कैसा ट्विस्ट? ये कि अगर हम डेटा एनालाइज भी कर रहे हैं और हमारा तजुर्बा भी है, तब भी क्या हमारा दिमाग हमेशा सच बोलता है? हमारे जो सोर्सेज और नोट्स हैं वो तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है। ये आपने बहुत क्रूशियल पॉइंट उठाया है। दिमाग हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। राइट। हमारी खुद की ज़हनी तरफदारी, जिसे हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, वो हमारे फैसलों को हाईजैक कर लेते हैं, और इसी की वजह से हम गलत रास्तों पर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा इस चीज को। ये वो जगह है जहां बड़े-बड़े एक्सपर्ट सीईओज और प्रोफेशनल्स आकर मात खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर लॉजिकल इंसान हैं और हम पूरे हकाइक की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं। लेकिन असल में हम बायस्ड होते हैं। एग्जैक्टली। हकीकत यह है कि जिसे हम गहरी सोच या डीप एनालिसिस समझ रहे होते हैं, वो अक्सर हमारे इन बायसेस का एक इन्फिनिट लूप होता है। हमारे सोर्सेज में 3 अहम जहनी धोखों का जिक्र खासकर किया गया है, और उनमें सबसे पहला और ताकतवर धोखा है लॉस अवर्जन, यानी कुछ खोने का डर। और ह्यूमन साइकोलॉजी में मेरा मानना है कि ये डर बहुत डीपली वायर्ड है। बड़ा है, डीपली वायर्ड है। इंसान का दिमाग किसी चीज के पाने की खुशी से कहीं ज्यादा किसी चीज के खोने के डर को महसूस करता है। जैसे अगर पैसे गिर जाएं तो? हाँ, अगर किसी को 1000 रुपए मिल जाएं तो उसे खुशी होगी, लेकिन अगर उसकी पॉकेट से 1000 रुपए गुम हो जाएं तो उसकी तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन उस खुशी से दुगनी होती है। बिजनेस में यही लॉस अवर्जन लोगों को नए और फायदेमंद फैसले लेने से रोकती है। जबरदस्त। अगर मैं इसे कॉर्पोरेट मिसाल से जोड़ूं तो एक प्रॉफिटेबल लेकिन पुराने बिजनेस मॉडल पर चलने वाली कंपनी को फर्ज करें ऑनलाइन मार्केट में आने का मौका मिल रहा है। वहां ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, लेकिन उनका सीईओ डरता है। हाँ, उस सीईओ को लगता है कि अगर नया डिजिटल प्लान फेल हो गया तो जो ऑफलाइन स्टेबिलिटी उनके पास अभी है ना, वो भी तबाह हो जाएगी। तो वो नई मार्केट में एंटर ही नहीं होता। अब यहाँ सोचिए जरा, वो सीईओ समझ रहा है कि वो अपनी कंपनी को बचा रहा है, केयरफुल है, लेकिन दरअसल वो अपने खोने के डर यानी लॉस अवर्जन की वजह से अपनी ही कंपनी की ग्रोथ का गला घोंट रहा है। एग्जैक्टली। वो डेटा को न्यूट्रल होके नहीं देख रहा, वो अपने लॉस अवर्जन के फिल्टर से देख रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे खतरनाक बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। ये तो शायद सबसे आम बीमारी है। हाँ, ये तो हम सब में होती है।
इसका मतलब यही है ना कि हम सिर्फ वही मालूमात ढूंढते हैं जो हमारे अकीदे को सच साबित करे। बिल्कुल। हम सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए डर या उम्मीद को सपोर्ट करे। ओह यस, ये तो ऐसा ही है जैसे आपने गंदे शीशे वाला चश्मा पहना हो और उस चश्मे पर पहले से ही डर या प्रेजुडिस का एक धब्बा लगा हो। आप बाहर देखते हैं और कहते हैं, देखो भाई, पूरी दुनिया ही धुंधली और खराब है। जबकि हकीकत में धब्बा आपके चश्मे पर होता है। एग्जैक्टली अगर मैं चाहूं कि मेरा कोई प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तो मैं ना गूगल पर जाकर सिर्फ वही केस स्टडीज सर्च करूंगी जहां मिलती जुलती कंपनीज फेल हुई हैं। और अगर मुझे कोई आइडिया बहुत पसंद है तो मैं सिर्फ उसकी कामयाबी की मिसालें ढूंढूंगी। और जो डेटा आपके खिलाफ जा रहा होगा, आपका दिमाग उसे फौरन रिजेक्ट कर देगा, ये कहकर कि ये हमारी सिचुएशन पर तो अप्लाई ही नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा बायस जो इन दोनों का उल्टा है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। खासकर वो लोग जिन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की होती है ना, उन्हें लगता है कि उनका हर फैसला सोना है। उन्हें लगता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, वो नए और बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में भी अपने उसी पुराने तरीके पर अंधा एतमाद करते हैं और नई मालूमात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब मसला बन गया। अगर हमारा अपना दिमाग ही हमारे साथ इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कभी डरा रहा है, कभी हकाइक छुपा रहा है और कभी ओवर कॉन्फिडेंट कर रहा है, तो जब कोई किसी मीटिंग में बैठा हो या उस रात वाले 2 बजे के स्प्रेडशीट के सामने बैठा हो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो वाकई हकाइक देख रहा है या सिर्फ अपने बायसेस को ग़िज़ा दे रहा है? इस जार से निकलने का वाहिद रास्ता अवेयरनेस यानी खुद आगाही है। अवेयरनेस यानी खुद को पकड़ना। जी, किसी को भी अपने दिमाग की चालाकी को उस वक्त पकड़ना होगा जब वो उससे खेल रहा हो। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। जब भी कोई किसी फैसले पर फंसा हुआ महसूस करे या किसी एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली बायस्ड महसूस करे, तो उसे खुद से रुक कर जोर से कुछ सवाल पूछने चाहिए। किस किस्म के सवाल? जैसे क्या मैं इस प्रॉब्लम का सिर्फ नेगेटिव पहलू देख रहा हूँ? या फिर अगर ये प्लान 100% कामयाब हो गया तो क्या होगा? या सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा कौन सा डेटा है जो मेरे इस फैसले को गलत साबित कर सकता है? अच्छा, यानी अपने ही खिलाफ दलील ढूंढना। एग्जैक्टली। जब कोई जानबूझकर अपने ख्यालात के बिल्कुल मुखालिफ पहलू पर गौर करता है और एक्टिवली अपने आप को गलत साबित करने वाला डेटा ढूंढता है, तो उसके दिमाग के जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना, वो अचानक रोशन हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज तो वाकई कमाल की है। यानी अपने ही दुश्मन के आर्ग्यूमेंट्स को खुद से लिखना और एनालाइज करना। इससे सर्टेनिटी की जो एक ज़रूरत होती है ना, वो थोड़ी कम होती है और वजाहत आती है। बिल्कुल वजाहत आती है और डर कम होता है। इन बायसेस से बचने और उस शुरुआती एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ने के लिए ना, मैंने सोर्सेज में एक और कॉन्सेप्ट देखा था जो मुझे लिटरली गेम चेंजर लगा। वो ये है कि हम अपने तमाम फैसलों को एक ही तराजू में तोलना बंद करें। यानी उनको कैटेगराइज करें। हाँ, हमें अपने फैसलों को कैटेगराइज करना आना चाहिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फैसले। ये फ्रेमवर्क सच में पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ना फाउंडेशन बदल देता है। मसला यही होता है कि लोग अपनी रोजाना की जिंदगी और बिजनेस में सैकड़ों फैसले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हर छोटे से छोटे फैसले को जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं। हाँ, जैसे आखिरी फैसला हो। सही। हमें लगता है कि जो रास्ता आज चुन लिया अब उससे वापसी नामुमकिन है, और अगर गलती हुई तो बस सब तबाह हो जाएगा। और जब आप हर फैसले को जिंदगी और मौत का मसला बनाएंगे, तो लाजमी बात है कि आप ओवर थिंकिंग की दलदल में घिरेंगे। लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना। ज्यादातर कारोबारी फैसले, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर ट्राई करना, नया छोटा सा मार्केटिंग कैंपेन चलाना या अपनी वेबसाइट का कलर बदलना, ये सब रिवर्सिबल फैसले हैं। यानी बदले जा सकने वाले। बिल्कुल। यानी अगर आपने आज कुछ शुरू किया और वो काम नहीं कर रहा, तो आप कल उसे आराम से बंद करके वापस अपनी पुरानी हालत में आ सकते हैं। लेकिन हम उन्हें इरिवर्सिबल यानी नाकाबिले वापसी समझ लेते हैं। लोगों पर पैनिक ऐसे सवार होता है जैसे पूरी कंपनी बेचने जा रहे हो। एग्जैक्टली। हम ऐसे सोचते हैं जैसे पूरी कंपनी किसी और को बेचने के पेपर्स पर साइन कर रहे हैं। और ये ठीक बात नहीं है। देखें, इरिवर्सिबल फैसले बिजनेस में बहुत कम होते हैं, जैसे किसी के साथ बिजनेस पार्टनर बनना, कंपनी बेचना या किसी नई फैक्ट्री में मिलियंस इन्वेस्ट करना। हाँ, वहाँ रिस्क ज्यादा है। वहाँ डेफिनेटली 100% डेटा और स्लो थिंकिंग चाहिए होती है।
लेकिन रिवर्सिबल फैसलों में ओवरथिंक करना वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। रिवर्सिबल फैसलों को ना ट्रायल एंड एरर या एक साइंस एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेना चाहिए। सही। इस बात को समझाने के लिए मुझे वो वन वे डोर और टू वे डोर वाली मिसाल सबसे आसान और मुनासिब लगती है। वो कैसे? अगर मैं एक दरवाजे के सामने खड़ी हूँ और मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है कि पता नहीं उस तरफ क्या होगा, कोई खतरा ना हो, तो मैं वहाँ बाहर ही पैरालाइज हो जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे सडनली कोई बता दे कि देखो ये सामने वाला दरवाज़ा टू वे है, तुम अंदर जाकर आराम से देख सकते हो, अगर कुछ पसंद ना आए तो वापस पलट आना, दरवाज़ा पीछे से लॉक नहीं होगा। अच्छा। तो बस इतना सुनने के बाद उस दरवाजे से गुजरने का जो नफ्सियाती बोझ है, वो एंजाइटी, वो कितनी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। बेहद कम हो जाती है, क्योंकि रिस्क प्रैक्टिकली खत्म हो गया ना। किसी को भी पता चल गया कि रास्ता पीछे से बंद नहीं हुआ। यही पॉइंट है कि डिसाइड एंड एडजस्ट, यानी फैसला करो और फिर रास्ते में जरूरत के मुताबिक उसे बेहतर बनाओ। इस उसूल पे अमल करना चाहिए। वी डिसाइड एंड एडजस्ट जबरदस्त उसूल है। आज के रैपिडली चेंजिंग दौर में जहां एआई और नई टेक्नोलॉजीज रोज मार्केट को ना डिसरप्ट कर रही हैं, वहां रफ्तार या स्पीड की अहमियत एक्यूरेसी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। स्पीड एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल। जब लोग रिवर्सिबल फैसलों में ओवरथिंक करके वक्त जाया करते हैं, तो वो मार्केट का अर्ली एडवांटेज खो देते हैं। एक्शन लेने से जो एक स्पीड और रियल टाइम मोमेंटम आता है वो हफ्तों स्प्रेडशीट्स पर बैठकर एक सो कॉल्ड परफेक्ट फैसला लेने की कोशिश से बहुत बेहतर होता है। सही। कामयाबी परफेक्ट फैसला करने में नहीं है, बल्कि एक्शन लेने, आगे बढ़ने और गलती होने पर तेजी से कोर्स करेक्ट करने में है, यानी अपना रास्ता फौरन एडजस्ट करने में है। और इससे अगर हम देखें तो एक कितना खूबसूरत सिलसिला, एक चेन सी बन जाती है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे सामने मौजूद ज़्यादातर दरवाजे टू वे डोर्स हैं जिनसे हम वापस आ सकते हैं, तो हम डरना छोड़कर तेज़ी से एक्शन लेते हैं। एग्जैक्टली। जब हम एक्शन लेते हैं तो चाहे फेल हो या पास, हमें मार्केट से नया डेटा और तजुर्बा मिलता है, और फिर वही जमाशुदा तजुर्बा हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और हमारी उस इंट्यूशन या गट फीलिंग को मजबूत करता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ये सब आपस में ना बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं। स्प्रेडशीट से निकलकर मार्केट में कूदने का पूरा सफर। और इसी सफर में अपने डर को भी पहचानना होता है। जो ओवरथिंकिंग प्रोफेशनल्स को रात 2 बजे जगाती है, वो दरअसल उन्हीं के बायस का नतीजा होती है। जब लोग डेटा को ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं और अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत आसान और फितरी अमल बन जाता है। सही कहा। तो इस पूरे गहरे सफर को, इस सारी डिस्कशन को अगर हम इकट्ठा करें, तो बात यहाँ आती है कि जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारे सामने मौजूद ज़्यादातर दरवाजे टू वे डोर्स हैं, तो हमें हर कदम पर 100% गारंटी की ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाती है। बिल्कुल, वजाहत आ जाती है। हम उस स्प्रेडशीट के एंडलेस लूप से बाहर निकलते हैं। हमारी मेहनत से कमाई हुई इंट्यूशन, जो बरसों के तजुर्बे से बनी है, हम उस पर एतमाद करना सीखते हैं। बायसेस को पहचानकर हम खुद को धोखा देने से रोकते हैं और बस आगे बढ़कर एडजस्ट करते जाते हैं। यही कामयाब डिसीजन मेकिंग का कोर है। इसी अहम बात को सामने रखते हुए ना, मैं इस गुफ्तगू को एक ऐसे गहरे ख्याल पर ख़त्म करना चाहती हूँ जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने बात की कि एक्शन लेना और अपने नतीजों से तेज़ी से सीखना ही कामयाबी की असली चाबी है। तो फिर इस हवाले से ज़रा सोचिए, क्या किसी ने एज अ लीडर अपनी टीम में या अपने कारोबार में एक ऐसा कॉरपोरेट कल्चर तो नहीं बना दिया जहाँ किसी की छोटी सी गलती पर भी उसे सज़ा मिलती हो या उसे नीचा दिखाया जाता हो? ये बहुत अहम पॉइंट है। क्योंकि याद रखें, अगर किसी एनवायरनमेंट में गलती करने की गुंजाइश ही नहीं होगी तो लोग ऑटोमेटिक तौर पर सेफ खेलना शुरू कर देंगे। वो नए दरवाजे खोलने से डरेंगे, वो डेटा के पीछे छुपेंगे और उन पर पैरालिसिस मुसल्लत हो जाएगा। तो हकीकत में एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा रिस्क कोई गलत फैसला करना नहीं है, बल्कि डर की वजह से फैसला लेने में देर करना है। अपने माहौल में ऐसी आज़ादी पैदा करनी चाहिए जहां लोग टू वे डोर से बिना डर के गुजर सकें। इस बारे में ना ज़रूर सोचिएगा। आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी।